प्रिय दोस्तों नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का प्रश्नोत्तर श्रृंखला में भारत का संवैधानिक विकास को मूल रूप से ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित जो भी प्रश्न और उत्तर होंगे उनका समग्र विश्लेषण करते हुए चलेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। उसमें निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कॉमनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी और समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का त्याग किया गया था। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर लगभग 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। तो इसे हमें मिलान करना है इसमें। तो सूरत का विभाजन जो हुआ था वह तो इसमें जो सही सम्मेलन हो जाएगा, सूरत का विभाजन होता है सूरत का विभाजन हो रहा है 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कॉमनल अवार्ड की बात की जाए तो ये 1932 में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी। सर्वदलीय सम्मेलन की बात की जाए तो ये 1928 में हो रहा है और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो पारित होता है वह 1929 में हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस का सूरत का विभाजन 1907 में होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन होता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात की जाए तो ये 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी और अछूत या दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए यह अवार्ड दिया गया था। गांधी ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था अगर इस तरह से सबको अलग अलग बनाया जाएगा, सबको अलग अलग चुनाव क्षेत्र दिए जाएंगे तो भारत का विभाजन का मार्ग आसान हो जाएगा। इसलिए गांधी ने इसका विरोध किया और इसी के आधार पे गांधी उस टाइम पूना के यरवदा जेल में कैद थे और वहीं से उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 16 अगस्त 1932 को उनके एक प्रतिनिधि के रूप में, गांधी के एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति आते हैं और वह जाकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से एक संधि या एक समझौता साइन करते हैं, जिन्हें हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारतीय सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार करें तो ब्रिटिश सरकार निश्चित ही उस पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। पर भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। अगला सम्मेलन मई 1928 में या 19 मई 1928 में बम्बई में हुआ था। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1861 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है, क्योंकि इसमें एक तो इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करने के लिए उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध कार्य करने का अधिकार प्रदान किया, तथा दूसरा यह कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिसने बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त घोषणा पत्र, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगस्त घोषणा पत्र की बात की जाए तो अगस्त मॉन्टेग्यू घोषणा या 20 अगस्त 1917 में यह की गई थी, जिसे लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता तथा बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई और युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अगस्त संकल्प का संबंध महात्मा गांधी से है और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा की गई, जो 14 अगस्त 1946 को कोलकाता में भीषण दंगे के रूप में शुरू हुए। इसे कलकत्ता दंगा या कलकत्ता का भीषण हत्याकांड या ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं, जिसे सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी था। इसका उद्देश्य था कि इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था और 1786 से 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम या इसे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या 86 का अधिनियम पारित करवाया गया था इस समय, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी के रूप में घोषित किया गया था और सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 में, जबकि इनकी घोषणा के रूप में हम पाते हैं कि 1857 में इनकी घोषणा भारत के संदर्भ में की गई थी, लेकिन उस टाइम इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को और मृत्यु 22 जनवरी 1901 को हुआ। 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में सिंहासन पर आरूढ़ हुई थी और 1877 ईस्वी में ही उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था।
अपने उदार विचारों के कारण ही वह भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत का शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया और इसकी जो उद्घोषणा की गई वह महारानी के नाम से की गई, बल्कि उससे वह भारतीयों में लोकप्रिय या न्यायप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किए गए थे वे उनके निजी और उदार विचारों के प्रतिबिंब के स्वरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इसमें एक ही पूरा किया गया था जो 1858 में आश्वासन दिया गया था महारानी विक्टोरिया के नाम से, उनमें एक ही आश्वासन को पूरा किया गया। तो वह इनमें से कौन है? तो इनमें से देशी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ये उद्घोषणा को जारी रखा गया, जबकि और किसी पे स्पष्ट रूप से अमल नहीं किया गया। रानी विक्टोरिया 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया था कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा उनके वास्ते सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव के द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का एक प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था और ये लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? तो ये लाया गया 1909 में। मार्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया और भारत परिषद अधिनियम 1909 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्लो मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था उनमें 3 मंत्रियों में यह गठित था। इनमें से कौन है जो उसमें शामिल नहीं थे? तो इनमें से 3 तो शामिल थे, जैसे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस शामिल थे, एवी अलेक्जेंडर शामिल थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी शामिल थे, जबकि लॉर्ड एमरी इसमें शामिल नहीं थे। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर जो एडमिरल के प्रथम लॉर्ड या नौसेना के मंत्री थे। इस मिशन को यानी कैबिनेट मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफ़र करने के लिए था और इसके लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना था कि कैसे इन्हें आसानी से सत्ता हस्तांतरित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा या कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन 1946 का निम्न उद्देश्य था। तो इसके क्या उद्देश्य थे? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था, और भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था, लेकिन ये भी था।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे 389 और इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 यानी 389। इसमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे, 93 सदस्य मनोनीत, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से शामिल होंगे। ऐसा प्रावधान किया गया था किसमें? कैबिनेट मिशन के उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलता गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलता रहा। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य के रूप में रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1937 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी गई? तो भारतीयों को 1947 में जो सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना थी उसे माउंटबेटन या मनबाटन योजना के नाम से जानी गई। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मनबाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी और व्यवस्थापूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेल नहीं है या कौन सा सही मैचिंग नहीं है? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पार्लियामेंट्री सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये 1909 में आया था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन की बात की गई थी, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन की बात की गई थी इसमें, ये भी सही है। और साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं, साइमन कमीशन जो था वह एक पर्यवेक्षण के तौर पे भेजा गया था जो 1927 में इसे भेजा गया था और इसलिए इसके विरोध में कई एक नारे लगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ इत्यादि। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूची का सुमेल करना है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858 की बात की गई है। और इसमें हमें देखना है कि किसका सुमेल किसके साथ सही होगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वह प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान करता था। दूसरा है
मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ये क्या करता है? तो मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ये प्रांतीय मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है, सॉरी, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वह प्रांतों में द्वैत शासन की बात करता है, और मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो है वह सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है, और भारत परिषद अधिनियम 1861 ये सती प्रथा की अंत की बात करता है, और 1858 का अधिनियम जो था वह ब्रिटिश शक्ति में आया था, जिसमें किया गया क्या कि कंपनी से पावर लेकर या कंपनी का सत्ता लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई या सम्राट के हाथ में आ गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर और प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को इसमें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किया। प्रांतों में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लागू किया एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन की बात की जाए तो 1919 से लागू किया गया, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 द्वारा इसे समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों के चीफ कमिश्नर और प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी?
तो ये 1935 के अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांतों के द्वारा और चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। क्यों नहीं की जा सकी? तो इस एक्ट में स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पे ये एपिसोड कंप्लीट होता है। इसमें हालांकि 2 और क्वेश्चन हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा शामिल किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन या भारत शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया और इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद या काउंसिल बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत क्या किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा और नियुक्त होने वाले पहले भारतीय लॉर्ड सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस प्रकार ये एपिसोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसे देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके हमें इसके बारे में जो भी सुझाव देना हो या कुछ आपको इसमें दिक्कत लगा हो तो उसके बारे में हमें कमेंट करके सुझाव दें। धन्यवाद।